नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, उस कहानी की तरफ आगे जाने से पहले मैं अपने सारे दोस्तों को, जो कि कमेंट करके मुझे सपोर्ट और अपना प्यार देते हैं, उन सब को दिल से धन्यवाद कहती हूँ। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखें, जिसमें से कुछ दोस्तों के नाम मैं अभी आपको बता रही हूँ। हमारे पहले फ्रेंड हैं अमित जी, दूसरे हैं आकाश जी। इन दोनों की जगह मुझे नहीं पता है कि ये कहाँ से अपना प्यार और सपोर्ट मुझे देते हैं। तीसरे हैं सुमित पाटिल जी, जो कि हैं महाराष्ट्र से। चौथे हैं नवीन जी, जो कि हैं पंजाब से। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। और प्लीज़ 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 आप सब अपने कमेंट्स ऐसे ही मुझे भेजते रहें, जिससे कि मुझे पता चले कि मेरा काम आप सबको कितना पसंद आ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है दुर्गेश की। दुर्गेश, जो कि एक ऐसा लड़का था जो किसी भी चीज़ पर कभी भी भरोसा नहीं करता था, जब तक कि वो उन चीज़ों को खुद देख ना ले, महसूस ना कर ले, उन चीज़ों के बारे में जितनी गहराई से वो जानना चाहता है जान ना ले। दुर्गेश को ऐसे ही एक बार अपने किसी एक दोस्त के बारे में पता चला। लोगों से सुनते सुनते उस तक ये बात बहुत देर से पहुंची कि उसके किसी दोस्त को किसी प्रेत ने पकड़ लिया है। ये बात सुनते ही दुर्गेश के अंदर एक अलग सा एहसास, एक अलग सा एक्साइटमेंट आ गया, क्योंकि उसने आज तक सिर्फ इन चीज़ों के बारे में कहानियां सुन रखी थी। उसने खुद कभी इन चीज़ों को ना तो देखा था और ना ही महसूस किया था। दुर्गेश के लिए ये एक अच्छा मौका था कि वो इस चीज़ को आज खुद देख सकता है और शायद महसूस भी कर सकता है। दुर्गेश अपने दोस्त के यहाँ पहुँच गया। दुर्गेश जब वहाँ पर पहुँचा तो उसे पता चला उसके दोस्त की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब होने की वजह से उसे अब एक पास के ऐसे जगह पर ले गया गया है जहाँ पर उतारा किया जाता है, जहाँ उसकी मदद हो सकती है। दुर्गेश को इन चीज़ों को देखना और महसूस करना अब इतना ज़्यादा ज़रूरी था कि दुर्गेश ने बिना कुछ सोचे समझे वहाँ जाने के लिए वहाँ का पता पूछा। यहाँ तक कि उसके घर में जिसने पता बताया उसने ये बात भी कही, बेटा मैं तुम्हें पता तो बता रही हूँ, लेकिन वहाँ जाने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि ऐसी जगहों पर जाना ज़्यादातर खतरनाक होता है और वहाँ पर प्रेत होते हैं जो कि हमारी एक गलती से हमारे साथ भी लग सकते हैं। दुर्गेश ने ये सारी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी, क्योंकि दुर्गेश के दिमाग में तो अब अलग चीजें चल रही थी। दुर्गेश को तो चाहे जो भी हो जाए देखना था प्रेतों को, और प्रेतों को देखने के लिए दुर्गेश ने किसी भी चीज की परवाह नहीं की। दुर्गेश उस बताए हुए पते पर तुरंत पहुंच गया। वो जगह उसके घर से ज्यादा दूर नहीं थी। दुर्गेश के वहां पहुंचते ही थोड़ी देर के लिए दुर्गेश को काफी डर लगा, क्योंकि उस जगह पर बाहर ही इतनी ज्यादा चीख पुकार की आवाजें आ रही थी जो कि काफी भयानक थी। वो सुनते ही दुर्गेश के कदम 2 मिनट के लिए रुक गए, लेकिन फिर उसका एक्साइटमेंट, उसका क्या होता, दुर्गेश को तो अंदर जाना ही था। दुर्गेश ने फिर से अपने रुके हुए कदमों को आगे बढ़ाया और दुर्गेश आगे
मंदिर में प्रवेश कर गया। मंदिर में प्रवेश करते ही चारों तरफ ऐसे ही लोग बैठे हुए थे जो कि इन प्रेतों से पीड़ित थे। हर कोई अलग अलग तरह की चीजें कर रहा था। हर किसी को देखकर एक अजीब से डर का एहसास होता। दुर्गेश सबके नजदीक जा जाकर सबको देख रहा था। उनके साथ आए लोगों से उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दुर्गेश को ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिन पर ऐसी चीजें बीतती हैं वो ऐसे आपको कभी भी हर बात के बारे में बताना पसंद नहीं करते, क्योंकि ज़्यादातर उन लोगों पर कोई विश्वास नहीं करता। उनकी बातों का मजाक उड़ाया जाता है, उनकी बातों को झूठ समझा जाता है, जो कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना होता है। दुर्गेश भी अभी वही कर रहा था। इस वजह से ज़्यादातर लोगों ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। दुर्गेश बस थोड़ी थोड़ी देर सबके सामने खड़ा होता और सबकी की हुई अलग अलग चीज़ों को देख रहा होता, जैसे किसी की जबान उसके गले तक लटक रही है, किसी की आंखें पलटी हुई हैं, कोई जोर जोर से चीख पुकार करता हुआ अपने ही आप को नुकसान पहुंचा रहा है। दुर्गेश ये चीज़ें देख रहा था और वो चीज़ें देखकर दुर्गेश को कहीं ना कहीं ये काफ़ी अलग सी देखने वाली चीज़ें लग रही थी। उसे शायद ये देखकर मज़ा आ रहा था। थोड़ा डर तो था, लेकिन डर से ज़्यादा ये चीज़ें उसे अच्छी लग रही थीं, क्योंकि ये चीज़ें अपनी आँख के सामने होते हुए वो ज़िंदगी में पहली बार देख रहा था। तभी अचानक उसके फ्रेंड के साथ आए हुए लोगों में से किसी एक की उस पर नज़र पड़ गई और उसने दुर्गेश को आवाज़ देते हुए अपने पास बुलाया। दुर्गेश, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? दुर्गेश ने तुरंत जवाब दिया, अरे मैं तो यहाँ मिलने के लिए सुनील से आया था, लेकिन मैं इन सबसे इतनी देर से वही तो पूछ रहा हूँ, मुझे कोई जवाब ही नहीं दे रहा, इसलिए मैं सुनील को ढूंढ रहा था। अभी कैसा है वो? इस पर साथ वाले इंसान ने कहा, तुम यहाँ पर सुनील से मिलने आए हो, तुम्हें पता भी है सुनील के साथ क्या प्रॉब्लम हुई है? इस पर दुर्गेश ने कहा, हाँ सुना था दोस्तों से, उसके ऊपर शायद कोई भूत प्रेत आत्मा आ गई है, तो कह रहे थे उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं तो उसके घर गया था उससे मिलने के लिए, लेकिन वहाँ जाने पर पता चला कि सुनील को यहाँ लेकर आए हैं, तो मैंने सोचा चलो यहीं आकर देख लेते हैं। देख लेते हैं? तुम कुछ भी बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है सुनील और उसके परिवार वालों की क्या हालत है, वो क्या मुसीबत से गुजर रहे हैं, और तुम यहाँ ये चीज़ें देखने आए हो? दुर्गेश ने तुरंत अपनी बात को बदलते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। मैं तो सुनील से मिलने आया था कि उसकी तबीयत कैसी है, लेकिन तुम यहाँ तक क्यों आए? तीसरे आदमी ने यह सवाल किया। इस पर दुर्गेश ने तुरंत कहा, अरे बताया तो वो मुझे मिला नहीं, इसलिए मैं यहाँ मिलने आया। इस पर एक और सवाल पूछ लिया गया, ठीक है वो घर पर नहीं मिला, लेकिन तुम इस जगह, तुम्हें पता भी है ये कौन सी जगह है? तुम यहाँ क्यों आए? यहाँ किसी भी सामान्य व्यक्ति का आना मना है। इस पर तुरंत दुर्गेश ने पलटते हुए सवाल कर दिया, अगर ऐसा है तो आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इस पर उन लोगों ने बताया, हम यहाँ सुनील के साथ आए हैं। ये बात सुनते ही दुर्गेश ने तुरंत पलटकर एक और सवाल कर दिया, तो आप लोग आ सकते हैं तो क्या मैं नहीं आ सकता? आप लोग अजीब बात कर रहे हैं, चलिए मुझे सुनील के पास लेकर चलिए। इस पर उन लोगों ने अब दुर्गेश से ज़्यादा बहस करना सही नहीं समझा। उन्होंने बस सुनील के पास ले जाते वक्त दुर्गेश को 3-4 बातें बताईं। उन्होंने ये कहा, चाहे जो भी हो जाए, यहाँ से कितनी भी आवाज़ें आए, पलट कर मत देखना। दूसरा, यहाँ पर रखी हुई किसी भी चीज़ को छूना मत, कोई भी चीज़ खाना मत,
कोई अगर कुछ बोले तो कोशिश करना कि तुम ज़्यादा बातचीत किसी और से ना करो। सारी बातों में दुर्गेश ने सिर्फ हाँ में अपना सर हिलाया और वो तुरंत सुनील के पास पहुंच गया। जब वो सुनील के पास पहुंचा तब सुनील का उतारा चल रहा था। सुनील भी अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था, लेकिन सुनील के साथ जो पंडित जी बैठे हुए थे वो उसकी हरकतों को बिल्कुल अनदेखा करते हुए अपने पूजा पाठ और उतारे के काम में लगे हुए थे। थोड़ी देर तक वो पूजा वैसे ही वहाँ पर चलती रही। दुर्गेश भी वहीं सामने बैठकर सारी क्रियाएं देखता रहा। अब क्रिया थोड़ी लंबी चलने की वजह से दुर्गेश ऊब चुका था। उसे ये चीज़ें अब ऐसा लग रहा था बस हो गया देखकर, ये तो नाटक ही लग रहा है सब कुछ, पता नहीं किसी के साथ कुछ है भी या नहीं है। दुर्गेश को वहाँ नहीं बैठना था। दुर्गेश ने बाहर जाने का इशारा किया। लोगों ने सबने दुर्गेश को मना किया, लेकिन दुर्गेश चाप अब किसी को भी बिना बताए वहाँ से निकलना चाहता था और उसने थोड़ी देर तक इंतज़ार किया। जब उसने देखा सारे लोग सुनील की मदद करने में और वहाँ पर क्रियाएं देखने में व्यस्त हो चुके हैं, तब सुनील चुपचाप वहाँ से उठकर फिर से इधर उधर टहलकर चीज़ों को देखने लगा और देखते ही देखते वो एक ऐसे कमरे में पहुंचा जहां पर बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ें रखी हुई थीं। वो चीज़ें ऐसी चीज़ें थीं जो कि किसी को भी अपने तरफ आकर्षित कर सकती थीं। वहाँ धातु के, कांच के और अलग अलग तरह की चीज़ों के बने हुए बहुत सारी अजीब अजीब आकार की आकर्षित करने वाली चीज़ें थीं। वो चीज़ें कोई सामान्य चीज़ें नहीं थीं, लेकिन दुर्गेश को वो चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थीं। दुर्गेश ने बिना सोचे समझे उस कमरे में प्रवेश कर लिया और उस कमरे में प्रवेश करके वहाँ से एक ऐसी चमकती हुई चीज़ उठाई जो कि उसे देखने में काफ़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन उसे ये बात बिल्कुल नहीं पता थी कि वो क्या उठा रहा है और क्या छू रहा है। दुर्गेश ने उस चीज़ को जैसे ही उठाया वो उस कमरे से बाहर आया और बाहर आते ही तुरंत एक पंडित जी ने उसे आवाज़ लगाकर ये कहा, ए लड़के, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पर दुर्गेश ने पलटते हुए जवाब दिया, मैं वहाँ पर वो जिसका पूजा चल रहा है ना, मैं उसके साथ आया हूँ, सुनील के साथ, मैं बस घर ही जा रहा था। इस पर पंडित जी ने उसे घूर कर देखा और कहा, घर जा रहे हो तो बाहर जाने का रास्ता उधर है, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ और मुड़कर बिल्कुल मत देखना। दुर्गेश वहाँ से चुपचाप उस चीज़ को अपने कपड़े में छुपाता हुआ वहाँ से बाहर आ गया। घर आते ही वो तेज तेज कदमों के साथ अपने घर की तरफ जाने लगा और घर पर पहुँचते ही वो चुपचाप बिना किसी को कुछ भी बोले अपने कमरे में चला गया। कमरा अंदर से बंद किया और बंद करने के बाद जो चीज़ वो अपने साथ लेकर आया था उस चीज़ को अब अपने कपड़ों से निकालकर वो हाथ में लेकर देखने लगा। वो चीज़ देखने में इतनी आकर्षक और खूबसूरत थी कि शायद कोई भी ये गलती कर सकता था और दुर्गेश ने वही किया। उसे अपने टेबल पर ऐसे रख दिया जैसे वो कोई सजावट की चीज़ हो। दुर्गेश ने उस चीज़ को अपने टेबल पर रखा और अब खाना खाने के लिए अपने कमरे से बाहर चला गया। दुर्गेश बिल्कुल सामान्य तरीके से बिहेव कर रहा था और आज रात दुर्गेश को नींद बहुत जल्दी आ गई, लेकिन आज दुर्गेश को बहुत भयानक सपने आ रहे थे। दुर्गेश को सपने में बार बार कोई उसके पीछे भागता हुआ नजर आ रहा था, जिसका चेहरा काफ़ी भयानक था, या फिर यूं कहूँ
कि उसका चेहरा पूरा था ही नहीं। वो दुर्गेश को बार बार छूते छूते रह जाता। दुर्गेश अचानक नींद से उठ बैठा और नींद से उठकर बैठते ही दुर्गेश को ऐसा लगा जैसे उसके कमरे में अभी अभी कोई था और उसकी आंखें खुलते ही वो कमरे से गायब हो गया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? दुर्गेश ने तो अपना कमरा अंदर से बंद करके रखा था। और तो और दुर्गेश का कमरा अभी भी अंदर से ही बंद है, खिड़कियां भी बंद हैं। तो कौन था, कहाँ से आया और कहाँ चला गया? दुर्गेश को कुछ भी समझ में नहीं आया। दुर्गेश ने इस बात को नज़रअंदाज किया और फिर उठकर टेबल से पानी लेकर पीने लगा। जब टेबल से वो पानी पी रहा था तब उसकी नज़र उस चीज़ पर पड़ी जो उसने टेबल पर वहाँ से लाकर रखी थी। वो चीज़ उसे समय बीतते के साथ साथ और ज़्यादा खूबसूरत और आकर्षित लग रही थी। वो चीज़ अब ऐसी थी जिसे वो चाह कर भी छोड़ नहीं पा रहा था। दुर्गेश ने उस चीज़ को अपनी मुट्ठी में बंद किया और अपने साथ अपने बिस्तर पर लेकर सोने के लिए चला गया। तभी अचानक दुर्गेश को ऐसा लगा जैसे उसे कोई खुसफुसाहट सुनाई दे रही है। उसने उठकर बैठकर वापस से अपने कमरे में बत्ती जलाकर चारों तरफ किसी को ढूंढने की कोशिश की। यह आवाज़ किसकी थी, कैसी थी? लेकिन अभी भी उसे उसके कमरे में कोई नहीं मिला। उसका कमरा बिल्कुल उसी तरह खाली था जैसे थोड़ी देर पहले था। दुर्गेश वापस से सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे वो खुसफुसाहट अब ज़्यादा ज़ोर से और साफ साफ सुनाई दे रही थी। दुर्गेश ने इधर उधर देखा, तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके बिस्तर पर रखे हुए उस चमकते हुए आकर्षक चीज में से वो आवाज आ रही है। दुर्गेश ने तुरंत अब उस चीज को वापस से अपने हाथ में उठाकर उस आवाज को सुनने और कंफर्म करने की कोशिश की कि क्या सच में इसी में से ये आवाज आ रही है। और सच में वो आवाज वहीं से आ रही थी। वो आवाज दुर्गेश से कह रही थी कि उसे कुछ चीज चाहिए। वो चीज देने पर वो दुर्गेश की इच्छा पूरी करेगी। दुर्गेश भी लालच में आ गया। दुर्गेश के घर में वो चीज मौजूद थी जो वो आवाज मांग रही थी। दुर्गेश ने तुरंत कहा, तुम कौन हो और तुम इस क्रिस्टल से मुझसे कैसे बात कर रहे हो? मैं अब उस चमकती हुई आकर्षक चीज को क्रिस्टल ही कहकर आगे की कहानी में बताऊंगी। तुरंत उस क्रिस्टल से दोबारा आवाज आई, तुम ये बातें मत सोचो, बस मैं जो कह रहा हूँ वो तुम करो। मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी करूँगा, तुम मेरी इच्छा पूरी करो। दुर्गेश के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। दुर्गेश ने तुरंत कहा, तुम जो बोल रहे हो मैं वो कर दूंगा, लेकिन तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? इस पर उस आवाज ने तुरंत जवाब दिया, कुछ भी, जो भी तुम चाहो। दुर्गेश ने कहा, कुछ भी? आवाज दोबारा आई, हाँ, कुछ भी। इस पर दुर्गेश के दिमाग में अब हजार बातें चलने लगी कि उसे ऐसा क्या मांगना चाहिए इस मामूली सी चीज के बदले में। दुर्गेश ने अपने हिसाब से उसे जो चीज उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी लग रही थी उसने मांग ली। दुर्गेश को अपने दोस्तों के साथ पार्टी करनी थी, जिसके लिए 2 दिन पहले ही दुर्गेश ने अपने घर से 5,000 रुपए मांगे थे जो उसे नहीं मिले थे। दुर्गेश के लिए अभी यही सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी। तो दुर्गेश ने ये सोचा, 5,000 रुपए मांगने के बदले मैं क्यों ना 15-20 हजार रुपए मांग लूं। और दुर्गेश ने यही किया। उसने उस आवाज से कहा, मैं तुम्हें वो चीज लाकर दे रहा हूं, लेकिन तुम मुझे पहले 20,000 रुपए लाकर दो।
दुर्गेश के देखते ही देखते बिस्तर पर 20,000 रुपए अचानक से आ गए। दुर्गेश तुरंत भागकर किचन में गया और वो आवाज किचन में से जो चीज मांग रही थी उसने उस आवाज को दे दी और धीरे धीरे करके दुर्गेश को ये खेल बहुत ज्यादा मजा देने लगी। दुर्गेश को ये चीज बहुत अच्छी लग रही थी। उस आवाज ने लगातार ऐसे दुर्गेश से 5 चीजें मंगवाईं। वो 5 चीजें ऐसी चीजें थीं जिससे वो आजाद हो सकती थी। और वो क्या था? वो एक आत्मा थी। वो चमकती हुई खूबसूरत आकर्षक चीज क्रिस्टल, जिसमें कि आत्माओं को कैद किया जाता था। दुर्गेश वहां उस जगह से यही चीज उठाकर लाया था और दुर्गेश को बिल्कुल नहीं पता था। इस वजह से दुर्गेश ने अनजाने में अब उस आत्मा को आजाद होने का रास्ता दे दिया। और तो और उस आत्मा को दुर्गेश ने खुद चढ़ावा चढ़ाकर अपने सामने अपने पास बुलाया। अब वो आत्मा क्या करती? वो आत्मा दुर्गेश को क्या छोड़कर जाने वाली थी? दुर्गेश इन सारी बातों से अनजान था। दुर्गेश ने एक एक करके ऐसे ही छोटी मोटी अपनी 5 इच्छाएं रखीं और उन 5 इच्छाओं के बदले उसको 5 चीजें देनी पड़ी। आज वो आखिरी इच्छा भी पूरी हो चुकी थी और आज वो आखिरी सामग्री भी उस क्रिस्टल की आत्मा को मिल चुकी थी। अचानक कमरे में एक भयानक सा काला धुएं की आकृति से बना हुआ एक ऐसा जिसके सारे अंग पूरी तरह से थे ही नहीं और वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जो कि दुर्गेश ने अपने सपने में देखा था। दुर्गेश उसको सामने देखते ही डर चुका था। दुर्गेश के मुंह से एक भयानक चीख निकल गई और दुर्गेश वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। दुर्गेश ने ये बातें कभी सोची ही नहीं थी कि किसी क्रिस्टल से कैसे आवाज आ सकती है या कोई क्रिस्टल किसी की इच्छाएं कैसे पूरी कर सकता है और उसकी ये छोटी सी गलती उसके ऊपर आगे बहुत भारी पड़ने वाली थी। अगली सुबह जब दुर्गेश की नींद खुली तो वो अपने बिस्तर पर था। दुर्गेश को अपने पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। दुर्गेश ने उठने की कोशिश की लेकिन वो उठने में बहुत मुश्किल से ही खुद को उठाकर बिस्तर पर जैसे तैसे पीछे टिक कर बैठ पाया। जब उसकी नज़र अपने पैरों पर पड़ी तब उसका पैर ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई बहुत भयानक चोट लगी हुई है या फिर उसके पैर के कुछ मांस का हिस्सा गायब है। ऐसा कैसे हो सकता था? दुर्गेश को अचानक पिछली रात की सारी बातें याद आ गई। दुर्गेश डर चुका था क्योंकि उसके पैर की हालत अब देखने में बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसा कि भयानक काला साया उसको अपने कमरे में दिखाई दिया था। दुर्गेश ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। जब उसने देखा तो वो काला साया वहीं उसके कमरे में एक कोने में खड़ा था। दुर्गेश ने जब देखा तो उस काले साये का पैर भी बिल्कुल वैसे ही था जैसा कि अब दुर्गेश का दिख रहा था। बस फर्क इतना था कि वो एक काला साया था और दुर्गेश एक जीता जागता इंसान जिसे दर्द बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा था। दुर्गेश के मुंह से अचानक एक बहुत भयानक चीख निकली। उसकी चीख सुनकर घर के सारे लोग उसके कमरे में इकट्ठा हो गए और जब उन्होंने दुर्गेश के पैर की वैसी हालत देखी तो सब ने सवाल करना शुरू किया। दुर्गेश ने सबको उस काले साए की तरफ उंगली दिखाकर बताने की कोशिश की कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी।
सबको पता था दुर्गेश घूमता फिरता है, लड़ाई झगड़े भी करता है, तो हो सकता है उसे कहीं कल चोट लग गई हो और दुर्गेश ने किसी को बताया ना हो। लेकिन घर वालों ने डॉक्टर को बुलाकर चेकअप कराया। डॉक्टर ने ये बताया, ये चोट का निशान नहीं है, ये ऐसा दिख रहा है जैसे किसी जानवर ने इस जगह को खा लिया हो। अब ये बात सुनकर घर वालों को थोड़ा अजीब लग रहा था। घर वाले क्या करते? डॉक्टर के बात पर भरोसा करते या दुर्गेश की? अब घर वालों को दुर्गेश की काफी चिंता हो रही थी और जैसे जैसे रात बीतती वैसे वैसे हर रात दुर्गेश के शरीर का कोई न कोई अंग वो काला साया ऐसे ही चबा जाता, खा जाता और दुर्गेश हर अगली सुबह उठकर दर्द से ऐसे ही कराहता, तड़पता। डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और अब तो घर वालों के भी समझ से बाहर ये बात थी, क्योंकि दुर्गेश के पैर में वैसी चोट लगने के बाद उसने तो घर से बाहर पैर भी नहीं रखा था। तो हर रात दुर्गेश के साथ ऐसा कैसे हो रहा है? घर वालों को अब कहीं ना कहीं दुर्गेश की बातों पर भरोसा होने लगा और घर वालों ने इस बारे में समझकर दुर्गेश को वहीं ले जाना सही समझा जहां पर सुनील का उतारा हुआ था। जब वो दुर्गेश को वहां लेकर गए तब एक पंडित ने दुर्गेश को पहचान लिया, जिन्होंने दुर्गेश को उस कमरे के बाहर देखा था। उन्होंने कहा, इसकी तो ऐसी हालत होनी ही थी, ये जो गलती करके गया था उस गलती से बचना नामुमकिन है। इस पर दुर्गेश के घर वालों को काफी बड़ा झटका लगा। उन्होंने पंडित जी से उनके ऐसा कहने का वजह जानने की कोशिश की। पंडित जी ने सारी बातें बता दी और ये भी बताया कि उस कमरे से एक ऐसी चीज गायब हुई थी जिसमें कि वो आत्माओं को कैद करते हैं और उन्हें ये बात अच्छे से पता है, क्योंकि उन्होंने दुर्गेश को इस कमरे के बाहर देखा था। तो दुर्गेश ही उस चीज को यहाँ से लेकर गया था और अब दुर्गेश का उतारा होगा या नहीं, वो चीज वापस मिलने के बाद ही पता चलेगी। दुर्गेश के घर वाले ये बात सुनकर तुरंत वापस घर पर आए और उन्होंने उस चीज को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो चीज उन्हें कमरे में कहीं नहीं मिली। वो वापस मंदिर आ गए। उन्होंने पंडित जी को सारी बात बताई। पंडित जी ने कहा, अगर वो चीज आपके बेटे के कमरे में नहीं मिल रही है, इसका मतलब उस चीज को उस आत्मा ने किसी तरीके से नष्ट कर दिया है और अब उस आत्मा को किसी भी हालत में कैद नहीं किया जा सकता है। आपके बेटे का उतारा होना अब संभव नहीं है। ये बात सुनते ही उसके घर वाले रोने पीटने लगे। उन्होंने पंडित जी से गिड़गिड़ाकर अपने बेटे की जान की भीख मांगी, लेकिन पंडित जी ने साफ साफ इनकार कर दिया और उन्होंने ये कहा, जब वो आत्मा आपके बेटे को पूरी तरह से अपने साथ लेकर चली जाएगी तब आप सबकी जान पर कोई दिक्कत ना आए। मैं आप सबकी बस इतनी ही मदद कर सकता हूँ। और ये बात सुनकर दुर्गेश के घर वाले काफ़ी परेशान हो चुके थे, लेकिन सबको ये बात अच्छे से पता थी कि दुर्गेश को अब किसी भी हालत में बचाया नहीं जा सकता। लेकिन घर वालों को उनकी जान बचाने के लिए गुरुजी से वो उपाय करवाना पड़ा और पंडित जी ने दुर्गेश के घर वालों की इतनी मदद कर दी। आखिरकार दिन बीतते रहे। धीरे धीरे दुर्गेश के घर वाले दुर्गेश की ऐसी ही बद से बदतर हालत देखते रहे। थोड़े थोड़े दिन बीतने पर दुर्गेश के शरीर के वैसे ही कुछ कुछ अंग खाए हुए रोज रहते थे और धीरे धीरे करके लगभग 25 दिनों में उस आत्मा ने दुर्गेश का आधे से ज़्यादा शरीर खा लिया
और दुर्गेश की मौत हो गई। उसके बाद दुर्गेश का अंतिम संस्कार जिस तरीके से बताया गया था उस तरीके से किया गया ताकि दुर्गेश की आत्मा को शांति मिल सके, वो भी प्रेत बनकर भटके नहीं। और उसके बाद दुर्गेश के घर का पूरी तरह से शुद्धिकरण करवाया गया ताकि उस आत्मा का कोई भी हिस्सा या कुछ भी अंश उनके घर में ना बचे। ये करवाने के बाद दुर्गेश के घर वाले तो बच गए, लेकिन उनके बेटे की एक छोटी सी गलती ने उसकी जान ले ली। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कमेंट में आपका फीडबैक, प्यार, सपोर्ट देने के साथ साथ आपके शहर का नाम और आपका नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मुझे ये जानकर बहुत खुशी होती है कि मुझे किस किस जगह से मेरे प्यारे दोस्त प्यार और सपोर्ट भेज रहे हैं। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।